माला फेरत चुप गया, फिरा न मन का फेर। पहले के लोगों ने तो ये सोचा कि भाई एप्पल क्यों गिरता है, दुनिया गोल क्यों है। फिलॉसफी तो हमारी संस्कृति को जानने का एक मौका है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, सेल्फ अवेयरनेस। नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल अवचेतना, A Step Towards Making of a Good Human Being, A Step Towards Self Awareness में स्वागत है। इस चैनल की शुरुआत मैं कबीर दास जी के एक दोहे से करना चाहता हूँ। माला फेरत चुप गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का टार दे, मन का फेर। कबीर दास जी भक्ति काल युग में निर्गुण काव्य शाखा के बहुत ही महान कवि रहे। वो समाज सुधारक भी थे। उन्होंने इस दोहे में ये कहा है कि अगर हमें सुख देखना है, शांति देखनी है, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो हमें बाहरी सांसारिक में नहीं देखना है। बाहर के संसार में वो मिलेगा नहीं। माला फेरते फेरते हमें जुग हो गया है, माला फेरत जुग भय। उन्होंने आगे कहा है कि कर का मन का डार दे, मन का फेर। कर होता है हाथ, अपने हाथों की माला को हटाइए और मन का फेर, मतलब अपने मन को टटोलो, अपने मन के मोती को देखो। तो ये इस दोहे में ये कहा जाता है कि मन जो सबसे विशालकाय चीज है, वो मन, जो मन को कंट्रोल करेगा वो सेल्फ कंट्रोल आएगा, वही सेल्फ अवेयरनेस आएगा। तो ये मन क्या है? माइंड, इसको हम लिख देते हैं इंग्लिश में माइंड। ये मन हमारा एक्चुअली एक आइसबर्ग की तरह है। आइसबर्ग जिसका 1/10 ऑफ द पोर्शन पानी के बाहर होता है और बाकी सारा हिस्सा पानी के अंदर होता है। जो बाहर है 1/10 वही है हमारा कॉन्शियस मन। जो अंदर है वो है सबकॉन्शियस, और भी नीचे भीतर जो एकदम अपने हमारे मन के एकदम अंदर समाया हुआ है, जिसका हमें भी नहीं पता, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस मन। कॉन्शियस मन हिंदी में बोल देते हैं इसे चेतन, सबकॉन्शियस अवचेतन, और अनकॉन्शियस पहले लिख देते हैं अवचेतन मन, और अनकॉन्शियस हो गया आपका अचेतन। कॉन्शियस मन क्या है? हमारी जो भी इच्छा इस वक्त है हम वो कर सकते हैं, तो वो हमारा कॉन्शियस मन है। मेरे को बाहर जाना है, आइसक्रीम खानी है, टीवी देखना है, मूवीज देखना है, दोस्तों से बातें करना है, वो सब मेरा कॉन्शियस मन कर रहा है और मैं कर सकता हूँ। कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो मैं कर नहीं सकता क्योंकि वो मेरे मॉरली सही नहीं है, लीगली सही नहीं है, एथिकली सही नहीं है। जैसे हम ट्रेन में चल रहे हैं या मेट्रो स्टेशन में हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, हमें स्मोकिंग कर रहे हैं, वो सब सही नहीं है, गलत है। तो वो सब वो इच्छाएं हमारी सबकॉन्शियस मन में आ गई। सबकॉन्शियस मन एक तरीके का नैतिक मन है, वो हमको गवर्न करता है सही चीजें करने के लिए। और कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो इतनी एक ऐसी हैं जो हमें कहने करने की इच्छा है, लेकिन हमें भी नहीं पता है वो क्या इच्छा है। जैसे हमें कभी गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आ गया, हमें लगा कि इसको कुछ भी कर देगा। तो ये सारी जो इच्छाएं हैं, जो सबसे जो नेगेटिव इच्छाएं हैं, जो प्लेजर की इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं हमारी और दब चली जाती हैं, वो अनकॉन्शियस मन का पार्ट बनाती है। ये अनकॉन्शियस मन बेसिकली ऐसा मन है जिसके बारे में हमें भी ज़्यादा पता नहीं होता हमारे पास क्या इच्छाएं क्या नहीं इच्छाएं। ये होता है अचेतन मन। देखिए, एक साइको एनालिस्ट हुए हैं सिगमंड फ्रॉइड, काफ़ी बड़ा नाम है। ये एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मनोरोगियों पे बहुत अध्ययन किया और इन्होंने अध्ययन करने के बाद इस पूरे मन का एक व्याख्या दी। उन्होंने उनकी व्याख्या के अनुसार ये व्याख्या है ईड, ईगो और सुपर ईगो। उनके अनुसार ये जो मन होता है ये 3 प्रकार का है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ये ईड उनका जो वो ईड जिसको बोलते हैं वो है बेसिकली अनकॉन्शियस मन, यही अनकॉन्शियस है। ये वो कहते हैं कि ये बच्चे का जन्म से ही होता है सब, ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। जब भी हम लोग पैदा होते हैं हमारे पास कुछ इच्छाएं होती ही होती है। सभी के मन में कुछ न कुछ तभी इच्छाएं हैं, वो पूरा नहीं कर सकते, कई बार किसी को बता भी नहीं सकते।
वो सारी इच्छाएं होती हैं इड में, उसको बोलते हैं इड, द अनकॉन्शियस मन। और जो सुपर ईगो होता है वो बेसिकली हमारा नैतिक मन है, जो मॉरल वैल्यूज का मन है, जो जिसको हमको जो हम सीखते हैं, जो हमारी सीख है, वो सब सुपर ईगो में आती है। और ये इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस मन। इन दोनों के बीच में द्वंद्व चलता है। ये अनकॉन्शियस मन वाली जो इच्छाएं हैं वो आना चाहती हैं बट वो आ नहीं सकती। उन्होंने एक किताब लिखी है बड़ी अच्छी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो भी इच्छाएं तभी पड़ी रहती हैं वो बेस बदल के आती हैं, सपनों के रूप में आती हैं। उन्होंने बहुत से मनोरोगियों पे बहुत अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उनको पता चला कि उनको सपने क्यों आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो कुछ इच्छाएं हैं वो तभी रह जाती हैं। कभी कुछ हादसा हो जाता है, बड़ा हादसा हो जाता है, कुछ ऐसी इच्छा जैसे किसी ने कुछ एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, अपने सामने किसी को मरते हुए देख लिया, ऐसी इच्छाएं जो अंदर डरा देती है इंसान को, खौफनाक इच्छाएं, वो खौफनाक इच्छाएं वो बार बार सपनों में आती है और डराती है। तो वो सपनों के अध्ययन से उन्होंने ये चीज बताया। उन्होंने कहा कि ड्रीम्स आर द रॉयल रूट्स टू अनकॉन्शियस, मतलब हमारे अनकॉन्शियस के बारे में जानना है तो सपनों का अध्ययन करना। तो अब सुपर ईगो और इट के बीच में द्वंद होने के बाद जो जो हम काम करते हैं, जो एथिकल काम कर रहे हैं, वो सब हमारे ईगो है, लेकिन ये कॉन्शियस मन। ये अब ये कॉन्शियस मन जो काम कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं वो हम अच्छे से कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, कॉन्शियसली हमें सही काम कर रहे हैं। उसके लिए क्या चाहिए, हमें सुपर ईगो मजबूत चाहिए, सबकॉन्शियस मन मजबूत चाहिए। तो ये सारा जो माजरा है ना, ये सब कुछ सारा माजरा सबकॉन्शियस मन का है, सबकॉन्शियस माइंड का है। हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाना है। तो सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल कैसे बनता है, ये इस बारे में है हमारा चैनल ऑब्जेक्ट। तो कैसे बन सकता है इसके देखिए बहुत से तरीके। देखिए सबकॉन्शियस मन को हमें पावरफुल बनाने के बड़े टेक्निक्स, बहुत से टेक्निक। एक तो टेक्निक सभी को पता है और बहुत अच्छा टेक्निक है, रिनाउंड टेक्निक है, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम अपने आंख बंद करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। कब पहले बाहर के बिंदु पे ध्यान केंद्रित करते हैं, बाहर चीजों पे करते हैं, बाद में जब थोड़ा अच्छा और एडवांस स्टेज में अपने अंदर के बिंदु पे ध्यान करते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं, या तो हम खुद प्रैक्टिस कर लें या फिर किसी इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, वो बहुत सारी अच्छी टेक्निक्स दिखाती हैं, वो सब ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मेडिटेशन है। बट इसके अंदर में एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर किसी का मन बहुत ही विचलित है तो ये मेडिटेशन कई बार बहुत दिनों बाद काम आता है। और मेडिटेशन में धीरे धीरे टॉनिक की तरह काम करता है। टॉनिक रोज लेते रहो तो अच्छा है। बीच में छूटता है, जैसे ही वो छूटता है आपको विचलन तो होगा ही होगा। इसको इसका विचलन को रोकने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको कुछ एक समझ चाहिए, कुछ एक नॉलेज चाहिए। तो दूसरा, अगर हम पहला ये तो मेडिटेशन समझ लिए, इसके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वैसे तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मेडिटेशन करना आ गया तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। और मेडिटेशन तो बहुत सारी बीमारियों के जड़ से निकाल देता है, बहुत सारी। लेकिन अब मेडिटेशन से अगर कुछ प्रॉब्लम्स और मेडिटेशन नहीं हो पा रहे हैं तो भी क्या होता है, एक क्रिएटिविटी एक तरीका है सबकॉन्शियस मन को कंट्रोल करने की, क्रिएटिविटी। देखिए इसके बारे में, क्रिएटिविटी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्रिएटिविटी में एक फिलोसोफर हुए हैं एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम ने ये कहा है अपनी, उनकी एक बुक है आर्ट ऑफ लिविंग। उन्होंने, एरिक फ्रॉम तो पहले एक जर्मन ज्यूस थे, ये नाजी रेजिम में वहाँ से चले गए, जर्मनी से चले गए अमेरिका। इन्होंने एक 1956 में एक किताब लिखी थी आर्ट ऑफ लविंग। उसमें उन्होंने बताया एक कॉन्सेप्ट कि भाई लविंग एक आर्ट है। तो उन्होंने उसमें ये बताया था कि सेपरेटनेस, जब बच्चा एक पैदा होता है ना, वो अपने इच्छा से पैदा हो रहा है ना वो अपनी इच्छा से मर रहा है कोई। तो वो जब वो पैदा हुआ सॉरी जब वो पैदा हुआ तो वो एक सेपरेट एंटिटी है, सेपरेटनेस। उसको सेपरेटनेस को दूर करने के लिए वो प्यार ढूंढता है। तो प्यार नहीं मिलता है तो वो क्रिएटिविटी की तरफ जाता है। ऐसे ही ये सबकॉन्शियस मन वाला बात भी होता है। मतलब मेडिटेशन समझ में नहीं आया तो हम क्रिएटिविटी की तरफ गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेंटर है, राइटर है, फोटोग्राफर है, इनका जो बिजनेस होता है, जो इनकी काम करते हैं, बहुत क्रिएटिविटी वाला है। तो ये अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने दुख को बुलाने के लिए, या अपने उसको अपने चेतन, अपने जो अवचेतन को कंट्रोल करने के लिए क्रिएटिविटी में घुस जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम, इसमें ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जॉब में क्रिएटिविटी होती नहीं, और ना डेली लाइफ में इतना समय मिल पाता है कि वो क्रिएटिविटी कर पाए। और कर भी पाते हैं तो थोड़ा बहुत पेंटिंग कर लिए, उससे कुछ होता तो है नहीं ज़्यादा। तो जैसे कि कोई पियोन है, क्लर्क है, उनकी जॉब में ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं होती। तो
इसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? थर्ड जो है, तीसरा जो कंट्रोल करने का तरीका है वो है नॉलेज। देखिए ज्ञान तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। नॉलेज आ जाती है किसी चीज़ की तो हमें वो अपने आप समझ में आता है कि दुख क्यों आ रहा है, खुशी क्यों हो रही है, दुख और खुशी के बीच में अंतर क्या है, क्या हम जिसे दुख समझते हैं वो वाकई वो दुख है और एक न्यू न्यू नॉर्मल है, या हम खुशी जिसको समझते हैं वो वाकई में खुशी है, एक न्यू नॉर्मल है। तो ये नॉलेज होना चाहिए। बट नॉलेज तो देखिए सभी तरह की होती है, साइंस, मैथ्स, है ना, टेक्नोलॉजी की नॉलेज। बट वो सब नॉलेज एक एस्पेक्ट है, वो टेक्निकल पार्ट में आपको फायदा देता है, या आपको अलग अलग फील्ड के नॉलेज फायदा देती है। बट जिस जिस चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं वो सबकॉन्शियस मन को, तो भाई नॉलेज भी तो मन की ही चाहिए, नॉलेज भी हमारे को मन की चाहिए, यानी माइंड की चाहिए। तो ये चीज़ के लिए ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स दो बड़े अच्छे हैं। वैसे तो तीन बहुत सारे अच्छे हैं, बट दो दो से तीन बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। एक है फिलोसफी, एक है साइकोलॉजी, और तीसरा है सोशियोलॉजी। हम लोग ये तीनों पे ध्यान दें। अभी सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि भाई नॉलेज तो पहले कि क्यों नॉलेज जरूरत है ये तो समझ में आ रहा है, बट फिलोसफी एंड साइकोलॉजी की ही क्यों हो चाहिए, सोशियोलॉजी की ही क्यों चाहिए? हमें फिलोसफी की नॉलेज, ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि फिलोसफी है क्या पहले। फिलोसफी, देखिए फिलोसफी फिलोसफी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ बिलीफ्स। हम जो स्टडी कर रहे हैं, जो बिलीफ्स की स्टडी करते हैं, हमारी जो मान्यता है उसकी उसकी जो स्टडी है, उसका नाम है फिलोसफी। ये जो शब्द निकला है बेसिकली फिल यानी कि लव, सोफी सोफोस यानी कि विजडम, यानी कि ज्ञान से प्यार। देखिए हमारा जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ स्टोन एज से लेकर सोसाइटी तक, स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, इस तरह से हमारी चलती आई और हम लोग सोसाइटी बना लिए हैं और कितना आगे तक जा रहे हैं। तो इन सब ये डेवलपमेंट में, इस डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा रहा है हमारी सोच का, हमारी थिंकिंग का, थॉट प्रोसेस का। शुरुआती हिस्से में जब भरपेट खाना मिलने लगा, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, तो बहुत कुछ सोचा। पहले तो लोगों ने तो ये सोचा कि भाई एप्पल क्यों गिरता है, दुनिया गोल क्यों है, चांद तारे कहाँ से आए, तो ये सब चीज़ें सोचने लगे। तो शुरुआती जो फिलोसफर्स थे उन्हें नेचुरल फिलोसफर्स भी बोलते हैं। जैसे न्यूटन वाज अ नेचुरल फिलोसफर, पाइथागोरस ही वाज आल्सो अ फिलोसफर। ये सब पुराने फिलोसफर्स रहे। तो फिलोसफी बेसिकली हम जो डिवाइड कर सकते हैं, फिलोसफी तो देखिए ज्योग्राफिकली देखा जाए तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक ईस्टर्न फिलोसफी, एक वेस्टर्न फिलोसफी। ईस्टर्न फिलोसफी में देखिए मोस्टली आता है इंडियन फिलोसफी। वैसे तो चाइनीज, जापानीज, कोरियन ये फिलोसफी भी हैं, लेकिन मोस्टली आएगा इंडियन फिलोसफी। हम लोग पढ़ेंगे इंडियन फिलोसफी के बारे में, जिसे बोलते हैं हिंदी में भारतीय दर्शन। वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी में मोस्टली आता है ग्रीस, उसके बाद इंग्लैंड और अमेरिका, इस तरफ के एरिया की फिलोसफी रही है, जो पुराने ज़माने तक आज तक डेवलप होती आई है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आज हम सिर्फ इतना ही समझेंगे, एक मोटा मोटी फ्रेमवर्क, इंडियन फिलोसफी का क्या फ्रेमवर्क है, वेस्टर्न फिलोसफी का क्या फ्रेमवर्क है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये समझेंगे कि भाई फिलोसफी हमें वाकई में सेल्फ अवेयरनेस देता है, हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव करता है, नहीं करता है। अगर हमें किसी चीज़ की एंग्जाइटी है, सैडनेस, डिप्रेशन इस तरह का है, तो फिलोसफी से कैसे दूर हो रहा है, ये चीज़। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इंडियन फिलोसफी के बारे में। देखिए इंडियन फिलोसफी सबसे पुरानी फिलोसफी है। अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1500 बीसी जो किताबों में लिखा गया है, 1500 बीसी में ही वेदास लिखे गए। वेद, ये वेद चार तरह के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन वेदों के चार भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यक, और आखिरी जो हिस्सा होता है, आखिरी हिस्से को बोलते हैं वेदांत या फिर उपनिषद। यही, ये जो उपनिषद है यही हमारी इंडियन फिलोसफी, हमें इसे पढ़ेंगे। इन वेदों को कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने नहीं माना।
जिन लोगों ने नहीं माना, इसकी ऑथेंटिसिटी पे इन्होंने क्वेश्चंस खड़े किए कि नहीं हम वेदों को मानते हैं, अच्छी बात है, बट कुछ और भी हमें जानना है, कुछ और भी हमें मानना है। वो ऐसे 3 लोग थे, एक चारवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बौद्धिस्ट, जैन और चारवाक। जिन लोगों ने वेदों की प्रामाणिकता को अकाट्य रूप से माना, अकाट्य, वो एकदम प्रॉपर ऑथेंटिक चीज है, उन पर कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। वो ऐसे 6 दर्शन थे, 6 लोग, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और मीमांसा वेदांत। ये जो 6 दर्शन है ये हो गया हिंदू फिलॉसफी, ठीक है। अब ये वेदांत को फर्दर व्याख्या की गई, इसकी व्याख्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए उपनिषद के बारे में पढ़ा गया, भगवद गीता के बारे में पढ़ा गया। भगवद गीता भी हमारे इंडियन फिलॉसफी का ही पार्ट है, और उपनिषद, भगवद गीता, एक ब्रह्म सूत्र, ये तीनों मिला के हो गए प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी, और इनकी व्याख्या करते हुए अद्वैत वेदांत, वैष्णव वेदांत, ये सब निकल गए। ये सब देखिए एक मोटा मोटी फ्रेमवर्क है। हम जब फिलॉसफी पढ़ेंगे तो इनके अंदर गीता के बारे में पढ़ेंगे, जितना डेप्थ में जा सकते हैं उतना जाएंगे। बुद्धिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैन के बारे में पढ़ेंगे, वेदांत के बारे में पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे डिटेलिंग तो हमें समझ में आएगा कि इस तरह से बुद्धिस्ट क्या मानते हैं वेद को, क्या नहीं मानते हैं, उनको क्या चीज, क्या जैन मानते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम एक फ्रेमवर्क तो हमने ये समझ लिया, यहाँ तक समझते हैं। अब अगला फ्रेमवर्क हम समझने की कोशिश करते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी की, और फिर समझेंगे वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न इंडियन। अभी ये वेस्टर्न फिलॉसफी देखिए, इंडियन फिलॉसफी जो थी उसमें टोटल जो हमने बात की थी, टोटल उसमें 9 फिलॉसफीज थी। 9 में से 8 तो ये मानती हैं कि ये जो हमारा संसार है इसमें दुख है, वो मान के ही चलते कि दुखमय है, लेकिन उसको हमें दुख से मोक्ष की तरफ जाने का रास्ता क्या है, वो ये रास्ता दिखाते हैं। एक जीने का ढंग सिखाया जाता है। जो 8 है वो है जो मैंने बताया था, चारवाक को छोड़ के बाकी 8 वो यही मान के चलते हैं, तो जीने का ढंग सिखाते हैं। लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी ऐसा नहीं चलती। वेस्टर्न फिलॉसफी तो बेसिकली नॉलेज बेस्ड है, मोस्टली नॉलेज। वो बेसिकली ये देखते हैं कि ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, नॉलेज एंड क्वेश्चनिंग में चलते थे। शुरुआती दौरों में, शुरुआती में तो लोग ये भी मतलब सोचते थे कि ये दुनिया किसकी बनी है, धरती गोल है। जो शुरुआती फिलोसफर रहा है थेल्स, उसने बोला दुनिया पानी से बनी है, पानी ही मूल तत्व है। इस तरीके से चलता है। वैसे तो वेस्टर्न फिलोसफी को डिवाइड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि स्कूल ऑफ थॉट्स, एक तरीका है नंबर ऑफ जो फिलोसफर्स कितने हैं उसके हिसाब से, एक है क्रोनोलॉजिकली। हम लोग थोड़ा क्रोनोलॉजिकली एक फ्रेमवर्क समझ लें, बस इतना ही है आज। इसमें एंशिएंट फिलोसफी आती है, मेडिवल फिलोसफी आती है, और एक मॉडर्न फिलोसफी आती है, मॉडर्न। एंशिएंट फिलोसफी के अंदर में आते हैं, एंशिएंट फिलोसफी आपके आती है 6th सेंचुरी बीसी से 7th सेंचुरी एडी तक। मेडिवल आती है 7th सेंचुरी एडी से 16th सेंचुरी तक, और ये 17th से 20th सेंचुरी तक चलते हैं, ठीक। अभी एंशिएंट फिलोसफी को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये बेसिकली प्री सोक्रेटिक, हेलेनिज्म और रोमन। प्री सोक्रेटिक में जो पीरियड रहा है उसके अंदर में कुछ बहुत बड़े नाम हैं जो आपको मैं थोड़ा मोटा मोटी नाम बता देता हूँ। पाइथागोरस रहे, सोक्रेटिक युग में जो रहे हैं खुद सोक्रेटिक, सुकरात जिन्हें बोलते हैं, सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये रहे, ठीक है। और ऐसे हमारा मेडिवल पीरियड जो आता है वो रेनेसां, उसमें रेनेसां होता है। रेनेसां के एक बड़ा नाम है आपका फ्रांसिस बेकन, सर फ्रांसिस बेकन। मॉडर्न युग रहा है, मॉडर्न युग के अंदर में कुछ एक तो था, मॉडर्न युग में सबसे पहले आता है रीजनिंग, एज ऑफ रीजनिंग, फिर आ जाता है एज ऑफ एनलाइटनमेंट, फिर आ जाता है मॉडर्न एरा, कंटेम्पररी मॉडर्न एरा। रीजनिंग में कुछ बड़े नाम है जैसे थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक। एनलाइटनमेंट में के लिए कुछ नाम हम जान लें तो इमैनुअल कांत, ठीक है। और मॉडर्न एरिया में आता है आपके J.S. मिल, बर्ट्रैंड रसल,
ये मोटा मोटी कुछ फिलोसफर्स के नाम मैंने आपको बताया। अब ये क्यों इसलिए बताया क्योंकि ये इस तरीके से इन हर एक फिलोसफर ने कुछ अपनी एक थ्योरी दी है, कुछ अपना है, कुछ अपने एक थॉट्स दिए हैं। उन सभी थॉट्स को, थ्योरीज को जब हम समझेंगे ना, तो अभी हमें ये समझ में आएगा कि वेस्टर्न फिलोसफी क्या है। ये तो बहुत कम मैंने फिलोसफर्स के नाम लिखे हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, हर एक एरा में बहुत फिलोसफर मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे सारे फिलोसफर जितने मेन फिलोसफर्स हैं उनके बारे में पढ़ें और समझें। अभी हम मोटा मोटी ये फ्रेमवर्क ही जानना चाहते हैं कि इंडियन फिलोसफी होगी या वेस्टर्न फिलोसफी होगी। इंडियन फिलोसफी वेस्टर्न फिलोसफी में एक तो अंतर ये था कि इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर्न फिलोसफी, एक तो अंदर आपको मैंने बताया था कि भाई ये दुख को मान के चलते हैं और मोक्ष की तरफ जाते हैं, ये नॉलेज की तरफ जाते हैं। दूसरा एक रीजन ये भी है कि रिलीजन और इंडियन फिलोसफी अपने आप में तालमेल में चलती है। जैसे बुद्धिस्ट फिलोसफी तो बुद्धिस्ट रिलीजन, आपका जैन फिलोसफी तो जैन रिलीजन, ऐसा करके चलता है। बट वेस्टर्न फिलोसफी में ऐसा रिलीजन से तालमेल कम दिखेगा। तो ये हो गया फिलोसफी के बारे में। अब ये तो खाली फ्रेमवर्क है, इसका डिटेलिंग हम बाद में समझेंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम जानना चाहते हैं कि ये फिलोसफी ही क्यों पढ़े, व्हाई। सबसे पहले तो फिलोसफी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सेल्फ अवेयरनेस में हमें फायदा देता है, और दूसरा है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, फिलोसफी तो हमारी संस्कृति को जानने का एक मौका है। तो अगर हम अपने आप को, संस्कृति को जानते हैं, जानेंगे, तो हमारे जितने भी कल्चर्स हैं, क्यों हैं, कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, ये अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है। और दूसरा है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब होता है इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल मतलब ये ना आपको ज़्यादा खुश होने देगा, धरातल पर रखता है, ना ज़्यादा आपको दुखी होने देता है, ना ही आपको ज़्यादा किसी के एक्साइटमेंट में रखता है। ये हमेशा आपको बैलेंस तरीके से रखता है, ना एंशियस होने देगा, ना सैड, ना डिप्रेस। आपकी एक पर्सनैलिटी में निखार आता है। ये कैसे आता है, देखिए देखिए ये चीज़ बड़ा एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपको आपका जॉब इंटरव्यू है, आपके पास जॉब नहीं, आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। आप फ्लैट से उतरे, लिफ्ट से नीचे उतरे, और जैसे ही बाहर उतरे दूध देने वाला आया, दूध वाला आया, वो आते आते आपके सामने छींक दिया या फिर बिल्ली रास्ता कर दी। वैसे तो हो सकता है कि आप ना ये सब बातों को ना मानते, लेकिन जिस दिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, उस दिन ये हो जाए तो जरूर आपके दिमाग में 1% तो डाउट आ ही जाएगा। और कोई ज़्यादा मानने वाला हो तो 10% भी आ सकता है। और कोई 4-5 अंगूठी पहन के जा रहा हो, कुछ हवन यज्ञ करके जा रहा हो, कोई इस तरह का व्यक्ति हो, तब तो न जाने क्या क्या ना सोच ले। लेकिन अगर आपको फिलोसफी का ज्ञान है तो आपका माइंड कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क तैयार करके आपको ये इस दुविधा से जरूर निकालेगा। वो कैसे निकालेगा, देखिए एक चीज़ बताओ। आप लोगों ने भगवद गीता में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, भाई अर्जुन, जब जब इस दुनिया में, इस संसार में धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ धर्म की संरक्षा के लिए। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें कुछ मॉरल वैल्यूज सिखाई, हमें भगवान ने पाठ पढ़ाया। ठीक है, भगवान ने हमें पाठ पढ़ाया, भगवान ने हमें मॉरल वैल्यूज दिया, और हम उसी डर से हम कि हम कुछ गलत नहीं कर सकते क्योंकि भगवान ने कहा, हम वो मॉरल वैल्यूज सीखते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। इसी के विपरीत एक वेस्टर्न फिलोसफी में एक फिलोसफर है इमैनुअल कांट। उन्होंने क्या कहा, एग्नोस्टिज्म का एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे बोलते हैं अज्ञेयवाद। इसमें क्या होता है, भगवान है या नहीं है वो नहीं बता सकता, या कोई नहीं बता सकता, लेकिन भगवान को मानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एथिकल स्टैंडर्ड्स रखने हैं सोसाइटी में। वो कहता है कि सोसाइटी के अंदर में एथिक्स होने चाहिए, मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, और एथिक्स और मॉरल वैल्यूज होनी जरूरी है, इसीलिए भगवान को मानना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं भगवान को नहीं मानूंगा तो मॉरल वैल्यूज नहीं होगी। तो देखिए डिफरेंस दे रहे हैं। वेस्टर्न फिलोसफी में इमैनुअल कांट कहता है कि मैं भगवान को इसलिए मानूंगा क्योंकि मेरे को मॉरल वैल्यूज चाहिए, मॉरल वैल्यूज के लिए भगवान को मानना पड़ता है। और यहाँ भगवद गीता में लिखते हैं हम लोग कि भगवान हमको बोलते हैं मॉरल वैल्यूज रखो। ये दो अप्रोच, ये अप्रोच आपको फिलोसफी में समझ में आएगा। ये जब अप्रोच दोनों पता है तो आपकी दिमाग की खिड़की अपने आप खुल गई। दिमाग की खिड़की खुली है तो कोई एंशियस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई सुपरस्टिशन नहीं, बैलेंस, एकदम बैलेंस रहेंगे आप अपने जीवन में। ठीक है, ये है फायदा फिलोसफी का। अभी दूसरा जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी, ये इट इज द स्टडी ऑफ माइंड प्लस ह्यूमन बिहेवियर साइंटिफिकली। ठीक है,
इसमें होता है साइंस, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, लैब रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, लैब रिजल्ट्स बनती है, फिर स्टैब्लिश किया जाता है। यहाँ पे भी माइंड पढ़ रहे हैं हम, थॉट्स पढ़ रहे हैं, बिलीव्स पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई साइंस नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं, ऑब्जर्वेशन हो सकता है लेकिन साइंस नहीं, लैब नहीं। यहाँ लैब रहती है। ये भी हमें जानना जरूरी है कि हमारे दिमाग की बायोलॉजी कैसी है, हम जो बिहेव कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, इसके पीछे बायोलॉजी क्या है, और सामने वाला हमें क्यों गुस्सा कर रहा है, सामने वाला है जिस तरह से बिहेव कर रहा है ऐसा कर क्यों रहा है, मोटिवेशन क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तब जाके हमको समझ में आएगा कि ये साइकोलॉजी और फिलॉसफी टोटलिटी में जब हम पढ़ेंगे तो जाके होगी सेल्फ अवेयरनेस। इसलिए हमें साइकोलॉजी भी चाहिए और फिलॉसफी भी चाहिए। ये होगी बात। देखिए आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहता था, बट हर एपिसोड के बाद हमने डिसाइड किया है कि एक सेल्फ अवेयरनेस थॉट, सेल्फ अवेयरनेस थॉट, SAT, सेल्फ अवेयरनेस थॉट। इसमें क्या करेंगे, हम कोई अप्रोच को पढ़ लेंगे, कोई कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, या हम किसी एक बड़े फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट की किसी थ्योरी को समझेंगे, किसी कोट को समझेंगे, बहुत ही संक्षिप्त। आज के लिए हम एसएटी थॉट है, आज के लिए हमारा डीओंटोलॉजी एक अप्रोच है, डीओंटोलॉजी एंड टेलियोलॉजी। देखिए ये अप्रोच हमने समझना चाहते हैं। डीओंटोलॉजी क्या होता है, टेलियोलॉजी क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है। डीओंटोलॉजी है एसओपी फॉलो करना है, भाई हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, और फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, आउटकम रिजल्ट्स की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। एसओपी को फॉलो करना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। टेलियोलॉजी क्या है, टेलियोलॉजी में भाई रिजल्ट क्या है ये चीज देखना है हमें, उसके हिसाब से एसओपी बनेगा, उसके हिसाब से ये बात होगी कि एक्शन क्या है। देखिए एग्जांपल की तरह बताता हूँ, दो भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, मम्मी पापा ने बोला, मम्मी ने बोला बेटा, छोटे बच्चे को, भाई को बोला कि आज फ्रिज में से आइसक्रीम नहीं निकालनी है, बिल्कुल नहीं खाना है, चुपचाप बैठो, पढ़ाई करो अपना जो भी। बड़ा भाई छोटा भाई है साथ में, मदर चली गई काम पे, काम करने चली गई, कहीं भी चली गई। अभी क्या किया छोटे वाले ने, जाके धीरे से जाके आइसक्रीम निकाल के खा लिया। अब देखिए, अब अभी सभी को पता है कि सच बोलना चाहिए, सच ही सही चीज है, सच बोलना ही चाहिए, झूठ बोलना गलत बात है, ये सबको पता है। यानी डीओंटोलॉजी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सच बोलना। अब अगर बड़े भाई ने मम्मी को कंप्लेंट कर दी, कंप्लेंट क्या करी, सच बता दिया कि मम्मी आज इसने फ्रिज खोला, आइसक्रीम खाई, यानी एसओपी फॉलो किया, सही बोला, रिजल्ट पता नहीं, रिजल्ट हो गई पिटाई, बच्चे की हो गई पिटाई। लेकिन अगर बड़े भाई ने ये सोचा कि चलो यार छोटा भाई है, कभी को आइसक्रीम खा लेगा, कोई बात नहीं, आज बचा लेता हूँ, कल उसकी पिटाई करा लूंगा, लेकिन आज बचा लेता हूँ, आज उसका मन था, उसने अगर आउटकम सोच लिया, ये सोचा कि आउटकम क्या है, पिटाई, आउटकम सोच के उसने डिसाइड किया भाई आज छोड़ो मम्मी, ना ना कुछ नहीं खाया आइसक्रीम, ठीक है, तो उसने ऐसे भी डिसाइड की, टेलियोलॉजिकल। देखिए दोनों ही अप्रोच अपने आप में अच्छे हैं, अपने आप में गलत है। पूरी फिलोसफी में डियोंटोलॉजी टेलियोलॉजी दोनों मिलती है, भगवत गीता में भी मिलेगी, हर जगह मिलेगी डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, टेलियोलॉजिकल अप्रोच। गीता का जो कर्म सिद्धांत है वो डियोंटोलॉजी पे चलता है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। टेलियोलॉजी में एक आता है कॉन्सेप्ट है हेडोनिज्म, यानी कि सुखवाद। मतलब इसमें कुछ फिलोसफर्स हैं, जर्मी बेंथम इसमें बड़ा नाम है, वो कहते हैं कि भाई हर चीज सुख, इंसान को सुख चाहिए, वो सुख के प्रति ही हर काम करता है, और अपना सुख और दूसरों का सुख, सबका सुख देखना है, तो ये सुख देखना है, उससे काम डिसाइड हो रहा है, तो टेलियोलॉजिकल अप्रोच। तो ये डियोंटोलॉजी और टेलियोलॉजी। आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।